So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 18th for NEET direct classes of 12th class. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और इसमें हम लोग जो कॉमन डिजीज़ेज जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक मलेरिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबायोसिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पैथोजेंस क्या होते हैं, इसके वेक्टर्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम लोग इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस कर चुके हैं, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है ये डिस्कस कर चुके हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होता है और एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैंसर, HIV एंड एड्स, एडोलेसेंस की बात करेंगे, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ की बात करेंगे एंड टोबैको अब्यूज़ की बात करेंगे। ठीक है बच्चे। तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन इनटू द बॉडी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। हम क्या करते हैं, किसी पैथोजन को इनएक्टिव कर देते हैं या वीकेंड कर देते हैं, राइट, ताकि उसके लिए जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बना हुआ है उससे it will help us to provide the protection against a particular or specific type of disease, right? So this introduction of inactivated or weakened pathogen into the body is called as vaccination. ठीक है बच्चे। और immunization क्या होता है? It is the process by which the body produces antibody against the vaccine. जब वैक्सीन आती है, जब भी एडमिनिस्टर किया जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है उसके लिए। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना, एंड डेवलप्स द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन इन द बॉडी। और जब भी अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो उसके लिए वो क्या करता है, इट डेवलप्स द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, राइट। ठीक है। सो वैक्सीन जनरेट्स B and T cells that recognizes the pathogen on the subsequent exposure and produce an intense immune response। क्या जनरेट करता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स जनरेट करेगा वैक्सीन, ताकि जब भी अगर वो एक्सपोजर हो उस पैथोजन का तो हमारी बॉडी जो है वो सक्षम हो, वो कैपेबल हो उस पर्टिकुलर पैथोजन, उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है बच्चे। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाइक टिटनेस और स्नेक बाइट इन्फेक्शन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज or antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin are injected into the patient। तो क्या किया जाता है, आप लोगों को पता है कि जब भी अगर कहीं चोट लगती है तो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है ना, 24 आवर्स के पहले पहले देना चाहिए, या कोई स्नेक बाइट हो तो हम एंटी वेनम का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, दीज आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, हम पहले से ही बना के रखते हैं उस एंटीबॉडीज़ को, राइट। या हम एंटीटॉक्सिन का यूज़ करते हैं, दैट इज द प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। उस टॉक्सिन के लिए एंटीबॉडी हमने पहले से प्रिपेयर किया होता है ना, और उसको इंजेक्ट करते हैं हम किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चे। फिर इसके लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड और पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। दिस अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस B वैक्सीन फ्रॉम द ईस्ट। ट्रीट करना मुश्किल है हेपेटाइटिस B को, लेकिन कुछ वैक्सीन्स बनाई गई हैं ईस्ट से जिससे कि हम इसको ट्रीट किया जा सकता है, राइट। 100% तो नहीं होता बट यस। फिर एलर्जी की बात करें, एलर्जी क्या है, इट इज़ द एग्जेग्रेटेड रिस्पॉन्स, बढ़ा चढ़ा के करना किसी चीज़ को, है ना। तो अगर इम्यून सिस्टम क्या करता है, कभी भी कोई भी सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर वो डस्ट हो, पॉलन ग्रेन्स हो, है ना, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जिसको कि हम एलर्जेंस कहा जाता है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर अटैक होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या समझता है कि वो कोई माइक्रोबियल अटैक है ना, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है, राइट। सो दैट इज इट इज द एग्जेग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट नोन एज एलर्जेंस। ठीक है बच्चे। अब एलर्जेंस का एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को। एलर्जन जो है डस्ट हो सकता है,
पॉल्यूशन हो सकता है, फिर पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, ये कुछ एलर्जेंस हैं। दीज कैन बी पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर, डस्ट, फेदर्स, पेनिसिलिन ड्रग्स एटसेट्रा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। कौन सा एंटीबॉडीज होता है? IgE। जब भी कोई एलर्जन आएगा, कोई एलर्जी होगी तो क्या होगा? IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। कॉज ऑफ एलर्जी आर हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है जब भी एलर्जी होती है, रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। सिम्टम ऑफ एलर्जिक आर स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स डोजेज ऑफ एंटी हिस्टामाइन। सिट्राजिन की दवाइयाँ दी जाती है, जब भी अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो सिट्राजिन, ये इविल दिया जाता है ना, दैट इज एंटी हिस्टामाइन। एड्रेनलिन दिया जा सकता है, स्टीरॉइड्स दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ एलर्जी कैन बी ट्रीटेड, राइट। फिर अगर ऑटो इम्यूनिटी की बात करें तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? हायर वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड माउंट अ रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रॉय। जो हायर वर्टिब्रेट का जो इम्यून सिस्टम, जैसे कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, ये डिस्टिंग्विश कर लेता है कि कौन से सेल्स हमारी खुद की बॉडी के हैं और कोई भी चीज़ जो बाहर से आई हुई है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल। जब बॉडी खुद के ही सेल पे अटैक करने लग जाए, दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी एंड द डिजीज इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जैसे कि एड्स के अंदर होता है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खराब होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, तभी तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है बच्चे। Rheumatoid arthritis which affect many people in our society, myasthenia gravis etc. are some examples of the autoimmune disease. ठीक है बच्चे, जब हमारे खुद के सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यूनिटी पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखिए, अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कौन कौन, तो अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। क्या कंसिस्ट करता है? लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ये सब इम्यून सिस्टम बना रहा है हमारी बॉडी। लिम्फाइड ऑर्गन्स कौन से हैं? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ऑरिजिन एंड मैचुरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन कौन सा है? बोन मैरो एंड थाइमस, जिससे कि हमारा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बन रहा है ना, वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन कौन से हैं बच्चे? स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पियर्स पैचेज हैं ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे ये प्राइमरी लिम्फाइड जो हैं, ये लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बनने के बाद यहाँ से इधर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है बच्चे। द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, यहीं पे एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम अफेक्टर सेल, और यहाँ पे फिर वो अफेक्टर सेल्स बनते हैं। अगर हम मेन लिम्फाइड ऑर्गन की बात करें तो बोन मैरो जो है मेन लिम्फाइड ऑर्गन है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है, राइट। फिर स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग blood borne microorganism. It is also called the graveyard of the RBC. इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे RBC का डिस्ट्रॉय होते हैं, यहाँ पे दिस इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. फिर इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका, द लिम्फाइड टिश्यू इज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स. कभी कभी लाइनिंग में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल. तो यहाँ पर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर माल्ट इज व्हाट, म्यूकोसा के साथ अगर अटैच हो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, दिस इज माल्ट. फिर गाल्ट आता है, दिस इज गट एसोसिएटेड, दिस इज गट एसोसिएटेड. ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, ठीक है. माल्ट एंड गाल्ट के ऊपर उसका फुल फॉर्म आ सकता है. सो दिस माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. 50% क्या है, जो लिम्फाइड टिश्यू जो है वो माल्ट कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है बच्चा.
फिर इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आ जाता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं नीट में. एड्स. इट रेफर्स टू अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual indicating that it is not a congenital disease. तो क्या करता है ये कि ये जो एक इंडिविजुअल है अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है. इट इज़ अ एक्वायर्ड डिजीज. इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल. बाय बर्थ नहीं होता ये, है ना. इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन यूएसए. सबसे पहले 1981 में हुआ. कॉजेटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV. ये कॉजेटिव एजेंट है इसका. इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस क्या होते हैं? जो कि RNA से DNA बनाते हैं. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके. राइट. इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम इनक्लोज्ड इन एन एनवलप. ठीक है. कैसे ट्रांसमिट होगा बच्चे? ये HIV ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए, ट्रांसफ्यूजन हो जाए कंटामिनेटेड ब्लड का. जब ब्लड हम देते हैं ना यहाँ से, जब ब्लड डोनेशन होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, अगर वो कंटेमिनेटेड है ब्लड, उससे भी एड्स हो सकता है. शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स. अगर इन्फेक्टेड नीडल्स जो है, इसीलिए नीडल्स को ब्रेक कर दिया जाता है जब भी इंजेक्शंस लगते हैं, ये भी इससे भी एड्स हो सकता है. इन्फेक्टेड मदर टू दी अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू दी प्लेसेंटा. तो इन्फेक्टेड मदर से भी क्या होता है? ये प्लेसेंटा में अनबॉर्न चाइल्ड में जा सकता है. ठीक है. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन ससेप्टिबल है, किन किन को हो सकता है? जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ड्यू टू इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शन, जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस लेते हैं ड्रग्स का यूज़ करने के लिए, उनको हो सकता है क्योंकि वो एक ही नीडल का यूज़ करते हैं, है ना. इन्वॉल्व विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर. अगर कोई पर्सन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, उससे भी एड्स का खतरा बढ़ जाता है. रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. किसी को मान लीजिए ब्लड की कमी है, एनीमिक है, बार बार उसको, या फिर डायलिसिस हो रहा है ना, तो वहाँ पे बार बार ब्लड चेंज करना पड़ता है. तो इसमें भी क्या है, बार बार जितनी बार नीडल का यूज़ किया जाता है उससे एड्स का खतरा बढ़ सकता है ना. चिल्ड्रन बोर्न टू HIV पॉजिटिव मदर. अगर किसी मदर को HIV पॉजिटिव है कोई मदर, अगर उसका कोई बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसको भी HIV हो सकता है. ठीक है बच्चे. फिर HIV एड्स स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड. से बॉडी फ्लूइड से होता है. देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम्स. इट वेरीज फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स. तो HIV को हम, अगर किसी को HIV अगर वायरस लग रहा है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है कुछ मेडिकेशन से, राइट. लेकिन अगर वो एड्स में तब्दील हो जाए, क्रोनिक हो जाए वो, तो दैट इज नॉन क्यूरेबल. ठीक है बच्चा. मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या? देखिए कैसे हो रहा है ये. वायरस एंटर्स द मैक्रोफाज आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन. तो क्या करता है, एक वायरस जो है बॉडी के अंदर एंटर करेगा मैक्रोफाज के अंदर, है ना. RNA गेट्स रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल DNA. यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आप लोगों ने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है कि जब RNA से DNA बनता है, कौन करते हैं? रेट्रोवायरस करते हैं. दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया जाता है यहाँ पर, है ना. तो इससे क्या है, वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस. तो क्या होगा, कोई भी वायरस एंटर करेगा हमारे बॉडी के अंदर, जो भी पर्सन है, फिर उसके मैक्रोफाज में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसमें एंटर कर जाएगा, फिर रेप्लिकेशन करने लग जाएगा, RNA से DNA बनाना स्टार्ट कर देगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो DNA क्या करेगा, अब वो प्रोड्यूस करेगा इन वायरसेस को. So macrophages continue to produce virus particles and act as a HIV factory. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन HIV फैक्ट्री की तरह से रोल एक्ट करता है, तो मैक्रोफाज करता है बच्चे. ठीक है. फैक्ट्री का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा, राइट. सो दीज वायरस पार्टिकल्स एंटर हेल्पर T लिम्फोसाइट. ये हेल्पर T लिम्फोसाइट में एंटर कर जाता है, TS सेल इन द ब्लड, वेयर दे कंटिन्यू टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस वायरल प्रोजेनी. अब यहाँ पे ये इधर भी, तो देखो क्या कर रहा है ये मैक्रोफाज को भी खत्म कर रहा है, और ये टी हेल्पर सेल्स को भी खत्म कर रहा है. और ये मेजर चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए, राइट. द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocyte प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. धीरे धीरे जिसको इन्फेक्शन हो जाता है HIV का, तो उनके अंदर हेल्पर T सेल जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं. एज द नंबर ऑफ T सेल डिक्रीजेज,
इम्यूनिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। जैसे ही टी सेल नंबर डिक्रीज हो जाएगा, इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इम्यून रिस्पॉन्स इवन अगेंस्ट कॉमन बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा वायरस एंड फंगाई। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ये चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है बच्चे, एक छोटा सा भी कोल्ड होगा तो वो ट्रीट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। क्या है ट्रीटमेंट इसका? ट्रीटमेंट देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे एलाइजा। एलाइजा का यूज किया जाता है, यूज एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज द ओनली पार्शियली इफेक्टिव। दीज कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। तो डेथ तो होना ही, किसी को अगर एड्स हो गया तो हम बस उसके लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसको ट्रीट नहीं कर सकते, राइट? ये देखिए, दिस डायग्राम, दिस फिगर ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो देखिए किस तरीके से जो रेट्रोवायरस है, वायरल आरएनए कोड जो है, ये प्रोटीन कोड, वायरल कोड जो है बाहर रह जाएगा, और जो इसका जो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो एंटर कर जाता है। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस तरीके से डीएनए बन जाएगा, आरएनए से डीएनए बन जाता है। ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। इससे क्या होगा, ये होस्ट जीनोम के अंदर चला जाएगा, मैक्रोफाज को इन्फेक्ट कर देगा। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड आरएनए। इससे अब नए वायरल आरएनए बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे और भी ज़्यादा जो है न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा, और न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। किसको इन्फेक्ट कर देता है फिर? ये टीएच सेल को, टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा, और ये इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो इन्फेक्टेड सेल जो सर्वाइव कर जाते हैं वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, कि किस तरीके से वायरस जो है अपने आप किसी भी पर्सन के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता? देखिए, एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए एचआईवी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो इसके लिए क्या कर रहा है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको इन 1991 एंड अदर एनजीओज एडुकेट पीपल अबाउट द एड्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। रोल ऑफ WHO टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रोल आता है इस HIV के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। जब भी ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है ताकि उसका प्रॉपर चेक किया जाए कि ये ब्लड ठीक है कि नहीं है, कंटेमिनेटेड तो नहीं है। इंश्योर यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सीरीज एंड नीडल्स। जितने भी सिरिंजेस एंड नीडल्स यूज़ किया जाता है वो डिस्पोजेबल यूज़ किया जाते हैं आजकल। इंश्योर कीपिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। जो ब्लड बैंक है हॉस्पिटल्स में जो होते हैं उसको HIV से सेफ रखा जाता है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। फिजिकल बैरियर का यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में कि फिजिकल बैरियर की तरह से काम आता है कॉन्डोम्स, तो ये भी HIV से बचा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ से प्रिवेंट किया जा सकता है। लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं कोकेन वगैरह का, इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो लिया जाता है ना बच्चे, तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। डिस्करेजिंग अनसेफ सेक्स रोका जा सकता है, डिस्करेज करना चाहिए। एंड इनकरेजिंग रेगुलर चेकअप्स। एंड रेगुलर चेकअप्स अगर किया जाए तो हम इसको प्रिवेंट कराया जा सकता है। तो दीज प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एड्स। तो अब इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देख, कल हम लोगों ने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे। अब इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी में आपका जो है बच्चे बोन मैरो एंड थाइमस आ जाता है, एंड सेकेंडरी के अंदर जो है पियर्स पैचेस हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। 7वां क्वेश्चन देखिए, माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। फिर हम लोग एड्स की बात कर चुके हैं, CMI की बात कर चुके हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया। नैको क्या है? नैको जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट।
व्हाट आर द वेरियस रूट बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक प्लेस, ये क्वेश्चन अभी हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो सबसे पहले जो है जो रेट्रोवायरस जो है वो होस्ट के मैक्रोफाज में आके आता है, वहाँ पे वो क्या करेगा, वो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाएगा, है ना बच्चा, वायरल डीएनए बनाएगा। वायरल डीएनए जो है मैक्रोफाज में इनकॉर्पोरेट होता है, फिर उससे रेप्लिकेशन होगा, डिवाइड करेगा, और फिर जो बाकी के जो इम्यून सेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल टी हेल्पर सेल्स, उनको भी इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसको ख़त्म कर देता है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़े, राइट। कुछ PYQs देख लेते हैं बेटा। तो देखिए नीट 17 में क्वेश्चन आया, माल्ट दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट, अभी हमने पढ़ा 50% होता है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर देखिए नीट 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है ऑटो इम्यून डिजीज, विटिलिगो है, सोरियासिस है, एल्जाइमर डिजीज जो है बच्चे ये ब्रेन का डिजीज है, न्यूरॉन्स की वजह से होता है ना, दिस इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिजीज, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। फिर देखिए नीट 16 में क्वेश्चन पूछा गया, एंटी वेनम इंजेक्शंस कंटेन प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन, तो पोलियो ड्रॉप्स में क्या होता है बच्चे, एटीन्यूटेड पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा। तो यहां पे देखिए नीट 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स, तो ये इट अटैक सेल्फ सेल्स क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बच्चे ये कुछ PYQs थे, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। किसी तरीके का कोई डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।